मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों आदिवासियों पर केंद्रित है। हो भी क्यों ना, सवाल सबसे बड़े वोट बैंक का है। मध्य प्रदेश के कुल वोट का 20% से अधिक हिस्सा आदिवासियों का है। वो जिधर गया उसकी सरकार। आदिवासी वोटों के इसी दबदबे के चलते विश्व आदि दिवस पर सियासी घमासान दिखा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासियों को साधने में जुटी रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी बाहुल्य जिले अनूपपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक बड़ा रोड शो करने के बाद जनसभा की, तो कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर में विश्व आदि दिवस पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां कमलनाथ ने ये बताने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हित में जो भी हुआ कांग्रेस ने किया और बीजेपी सरकार में आदिवासियों की अस्मिता ही खतरे में है। वहीं अनूपपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के हित में किए गए अपनी सरकार के काम गिनाए, तो आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाकर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासी भाइयों के हितों को आगे रखा है। आदिवासी भाइयों को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाए। हमारी सरकार ने पहली बार विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश देने का निर्णय लिया, पर आज स्थितियां अलग हैं। मुझे आपकी चिंता है। मध्य प्रदेश आदिवासी अपराध की राजधानी बन गया है। आज विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश भी बंद कर दिया गया है। शिवराज सरकार का आदिवासी विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें, ना स्कूल, ना अस्पताल। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ विकास के काम भी कर रही है और दूसरी तरफ जनता की जिंदगी भी बदल रही है। ये वो कांग्रेस है जितने बेगा भारिया शहरिया बहनों को मैंने 1000 रुपया देना शुरू किया था, इनने वो बंद कर दिए थे। बेटा बेटियों को मैं 25,000 रुपया देता था कंप्यूटर के लिए, वो भी बंद कर दिए थे। सियासत यहीं तक सीमित नहीं रही। शिवराज सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने आदिवासी दिवस को विदेशी कल्चर बता दिया। इसे कांग्रेस आदिवासियों का अपमान बताने में जुट गई है। मूल निवासी दिवस मनाना भारत के लिए कोई उचित नहीं है। आदिवासी समाज हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद आज तक उन्होंने बिरसा मुंडा को इतिहास के पन्नों में जगह क्यों नहीं दी? टांट्या मामा को जगह क्यों नहीं दी? रघुनाथ शाह शंकर शाह को जगह क्यों नहीं दी? रानी कमलापति को जगह क्यों नहीं दी? अब तो कांग्रेस फिर से धोखा देने की कोशिश कर रही है। इसलिए कांग्रेस के लोग तो केवल दुनिया के किसी देश ने प्रयोग किया है उसका अनुसरण करने जा रहे हैं। आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं और दुख की बात है आज हम विश्व आदिवासी दिवस तो मना रहे हैं, पर सबसे ज्यादा अत्याचार देश में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहा है। ये हालात है, ये कोई छिपे नहीं है, हमें तो ये आंकड़े केंद्र सरकार के हैं। तो बड़ी दुख की बात है। आदिवासी हमारे प्रदेश के मूल निवासी है और उनको कहना कि वो विदेशी है, कि उनको अलग अलग नाम से पुकारना, मैं समझता हूं कि ये आदिवासियों का अपमान है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासी वोटों पर कब्जे की कोशिश में है, तो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहा आदिवासी संगठन भी आदिवासी एकता के नाम पर इन्हें संगठित करने में जुटा है। विश्व आदिवासी दिवस इनके लिए आदिवासियों को साधने का सुनहरा मौका था। इसमें किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखना यह है कि आदिवासी इनमें किस पर अपने वोटों की रहमत लुटाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हमारे आदिवासी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। किसे मिलेगा आदिवासियों का साथ? भारतीय जनता पार्टी को अपनाएंगे या फिर थामेंगे हाथ? दोनों में आदिवासियों का बड़ा हितैषी कौन? 2023 की चुनावी जंग में कौन जीतेगा आदिवासी गढ़? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में सबसे महत्वपूर्ण
घटक के तौर पर जो जितने भी महत्वपूर्ण कारक हैं चुनाव को प्रभावित करने वाले, उसमें से एक है हमारा आदिवासी जो समुदाय है, आदिवासी बंधु हैं, और लगातार उनके संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन के लिए काम हो रहा है। भले ही वो चुनावी बेलाम हो, उससे समाज में कई सालों तक हाशिए पर रहे इस मेहनतकश प्रकृति प्रेमी समुदाय को न्याय मिलने की आस और सामाजिक न्याय मिलने की आस बहुत बलवती हुई है। मध्य प्रदेश में दोनों ही दल अपने अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बता रहे हैं। जहां आज प्रदेश के अनूपपुर में मुखिया शिवराज जमकर गरजे, उन्होंने कांग्रेस को आदिवासियों के साथ छल करने वाली पार्टी करार दिया। वहीं कमलनाथ जी ने प्रदेश की राजधानी में कहा कि आदिवासी समुदाय मध्य प्रदेश में प्रताड़ना का शिकार है। हम ही थे जिन्होंने जल जंगल और कानून का जो नियम है, जल जंगल और ज़मीन और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब हमने की। तो दोनों ही दल खम ठोक रहे हैं कि वो आदिवासियों के हितैषी हैं। आदिवासी समुदाय इस समय पर एक नई राजनीति की तरफ भी झुक रहा है, वो हैं जो आदिवासी समुदायों के संगठन हैं। तो आदिवासी समुदाय बहुत निर्णायक रहता है चुनाव में, उनकी भूमिका बहुत निर्णायक रहती है। तो वो किसकी तरफ इस बार झुकेगा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। आधिकारिक रूप से प्रवक्ता बनने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। धन्यवाद नवीन। योगेश यादव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैं और प्रदेश के मीडिया में अपने अलग चेहरे के लिए, अपनी एक अलग चेहरा, सिर्फ एक होता है चेहरा जो व्यक्ति का फेस होता है और एक चेहरा होता है जो किताबी चेहरा होता है, जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, उसकी सोच झलकती है। तो ऐसे हर्षवर्धन प्रकाश जो मीडिया के एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, वो हमारे साथ हैं। आज का पैनल हम इसमें में चर्चा करेंगे। तो सीधा शुरुआत ब्रज गोपाल जी आपसे। और आज आपका चश्मा और चेहरे की चमक बता रही है कि मतलब कहीं ना कहीं जब न्याय होता है प्रतिभा के साथ तो अद्भुत होता है। तो आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो आदिवासी बंधु जो हैं वो हमारे हैं, कांग्रेस कह रही है हमारे। एक रस्साकसी चल रही है। इस रस्साकसी के खेल में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, क्योंकि जितने भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र थे उसमें आपको पराजय का सामना ज्यादातर जगहों पर करना पड़ा था। तो इस बार कहीं कांग्रेस वही इतिहास न दोहरा दे। नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूं कि हमारे हैं आदिवासी, ये तो कांग्रेस की भाषा। भारतीय जनता पार्टी की भाषा तो यह है कि हम आदिवासियों के हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए काम करना हमारी जिम्मेवारी है। जो केवल कांग्रेस एक थोड़ी सी देर के लिए, केवल चुनाव के समय उन्हें अपने साथ साधने का काम करती है। परंतु आपको मालूम है कि जिस समुदाय खेती करता है वर्षों से, उसका पट्टा मिलने का काम नहीं कर पाई कांग्रेस। वो वनाधिकार का पट्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मिला। एक बात और कहूं, तेंदुपत्ता अर्जुन सिंह जी के जमाने में सन 1983-84 में आया था संग्रहण का काम, परंतु आपको आश्चर्य होगा कि 2003 तक उसका बोनस नहीं आया आदिवासियों के हिस्से। आदिवासियों के हिस्से में तुड़वाई से ज्यादा बोनस आने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार के दौरान हुआ। ये ऐतिहासिक सत्य है। और ये भी आपको मालूम है कि एक समय वो था कांग्रेस की सरकारों के दौर में जब 1 किलो चिरौंजी के बदले 1 किलो नमक का पैकेट खरीदा करते थे हमारे आदिवासी भाई बहन। एक बात और कहूं, किसी भी समुदाय को आगे ले जाना है तो उसके गौरवशाली अतीत को आपको बताना पड़ेगा। कांग्रेस ने इससे उन्हें दूर रखा। चाहे बिरसा मुंडा की बात हो, चाहे टंटिया मामा की बात हो, चाहे रानी कमलापति की हो, रघुनाथ शाह जी की हो, शंकर शाह जी की हो, कितने भी मानक हैं, उनसे दूर रखने का काम किया हमने। उन्हें गौरव भी प्रदान करने का काम किया। एक बात और है, आदिवासियों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो छोटी छोटी जनजातियां हैं, जिनकी आज मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे। बेगा, सहरिया, ऐसी 22 जनजातियां हैं। इनको भी 1000 प्रतिमा देने का काम किया था कि उनका जीवन स्तर भी सुधर सके। एक बात और बड़े आग्रह पूर्वक कहूंगा कि यदि इस मध्य प्रदेश में, इस देश में कांग्रेसों की 50 साल की सरकारों के बाद भी एक पातालकोट गांव नहीं ढूंढ पाई सरकार,
तो ये अनुपलब्धि किसकी है कि यदि 90 का दशक आ गया उसके लिए। और एक बात और आपसे कहूं कि हम जातियों के आधार पर तो नहीं, मगर आज निःशुल्क राशन मिल रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ मेरे आदिवासी भाइयों को मिल रहा है। यदि निःशुल्क उपचार मिल रहा है तो उसका सबसे ज्यादा लाभ उन्हें मिल रहा है। सतत बिजली मिल रही है, अच्छी सड़कें मिल रही हैं, गांव-गांव तक सड़कें पहुंची हैं, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है, इससे उनके कल्याण के काम हुए हैं। और हम और भी कल्याण के काम जो हमें करना शेष रह गए वो करने की हम बात कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस पुरानी उपलब्धियां नहीं बताती है, केवल भविष्य के सपने दिखाती है कि सपने सुनहरे देखिए और पिछली सब बातें हमारी भूल जाइए। आपने जब सरकार में आए थे तो हीरालाल अलाहाबादी के साथ क्यों छलावा किया, यदि आपको बड़ी चिंता थी तो? उमंग सिंगार जी के साथ किस तरह के व्यवहार हुए आपको याद है? जमुना देवी जी के साथ क्या हुआ आपको मालूम है? अरविंद नेताम जी के साथ क्या किया ये भी आपको मालूम है। इसके बाद भी अगर आप आदिवासी समुदाय को आज ये समझते हैं कि वो आपके साथ होगा तो मैं समझता हूं नहीं होगा। ठीक है, आप अगर समझते हैं नहीं होगा तो योगेश यादव जी क्या समझते हैं ये समझने की कोशिश करता हूं। योगेश जी, कांग्रेस आदिवासी समुदाय को अपना हितैषी बता रही है, हालांकि इसी रस्साकशी के दौरान एक नए संगठन ने जन्म लिया जिसका नाम है जयस, और हालांकि उस संगठन का झुकाव कांग्रेस की तरफ ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई संगठन एक बड़े समुदाय को नेतृत्व करने लगता है तो राजनीतिक दल उसकी बातें मानने के लिए, उसकी नीतियों का अनुसरण करने के लिए बाध्य होते हैं। इसका एक और सीधा मतलब निकलता है कि उस राजनीतिक दल की सीधी पकड़ उस समुदाय से दूर हो रही है, उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो आप भी दावा कर रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं, ये तो इनके दावे तो ऐसे हैं कि आदिवासी समुदाय के लिए देखिए स्टेशन का नाम बदला है और तमाम उनके स्थान पर मंदिर बनवाए गए हैं, प्रतिमाएं लगवाई गई हैं, चाहे टंटिया मामा हो। तो ऐसे जो आदिवासी समाज के गौरव हैं, तो आपके ऊपर आरोप है कि आपने सालों उनकी सुध नहीं ली। नवीन जी, कांग्रेस का मूल तत्व ही आदिवासी। मैं लोया जी की बात से बिल्कुल समर्थन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल सकती है, नारे दे सकती है, लेकिन आदिवासी समुदाय के लिए जो काम करना है वो कांग्रेस का मूल तत्व ही आदिवासी कांग्रेस की लीडरशिप है, कांग्रेस का नेतृत्व है आदिवासी। स्वर्गीय जमुना देवी से लेकर शिवभानु सिंह सोलंकी से लेकर स्वर्गीय उर्मिला सिंह तक इन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप की है और कांग्रेस को सजाया है, संवारा है। इन पर कांग्रेस ने डोरे नहीं डाले, इन्होंने कांग्रेस को संभाला है, इन्होंने कांग्रेस को बचाया है और कांग्रेस के परचम को लहराया। और उसी श्रृंखला के अंतर्गत, उसी फहरिस्त में मैं नाम गिना रहा हूं कि वर्तमान में अभी हमारे कांतिलाल जी भूरिया, बाला बच्चन, प्रताप गिरेवाल, ओंकार मरकाम, विक्रांत भूरिया, प्राची मेड़ा, उमंग सिंगार, ये बहुत सारी लीडरशिप, इतनी पावरफुल लीडरशिप है। उमंग सिंगार जी ने कहा है कि लीडरशिप आदिवासी होना चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। अब आपने नाम लिया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का श्रृंगार क्यों ना एक आदिवासी हो। देखिए, मैं इस बात से मैं स्पष्ट आपको साफ गोई से कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का चेहरा माननीय कमलनाथ जी है, लेकिन उसके साथ मैं जोड़ रहा हूं कि आदिवासी लीडरशिप की जो संभावना है, जो कल की संभावना है, अभी हमारे सब युवा हैं, जितने भी मैंने नाम गिना है, प्रताप जी हैं, विक्रांत है, प्राची है, उमंग है, ये सब नौजवान हैं। और कांग्रेस का ये तो है नहीं कि ये आखिरी चुनाव है, कांग्रेस का 10 साल बाद 15 साल तो आगामी लीडरशिप है, वो कांग्रेस की लीडरशिप के यही हमारे नेतृत्व करता है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो हमारे लोया जी बहुत सारी आलोचना करने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए मैं अलीराजपुर के कांड को याद दिला देना चाहता हूं जो इनके कार्यकाल में हुआ। नेमावर की बच्चियों के साथ घटनाओं को कोई नहीं भूल सकता। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने किस आदिवासी के साथ क्या सलूक किया, वो मध्य प्रदेश के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए शर्मनाक घटना हुई है, वो मध्य प्रदेश में हुई है और आदिवासी के साथ हुई है। जहां तक आदिवासियों के लिए क्या किया, ये यदि आपको जानना है, पाताल कोट का लोया जी उदाहरण दे रहे थे, पाताल कोट का विकास, पाताल कोट के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कांग्रेस ने किया है।
मैं आपसे 20 साल का हिसाब चाहता हूं, 19 साढ़े 19 साल का, कि आपने आदिवासियों के लिए क्या किया। आपकी मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा था। खैर ये तो मैं मान गया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति करने का पैटर्न है वो कोई समाज सेवा या आदिवासियों की भला नहीं। लोया जी से शिवराज सिंह जी चौहान तक कांग्रेस 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 ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। अरे भाई आप 19 साल से सत्तारूढ़ हैं, आपने आदिवासियों के लिए क्या क्या किया? मैं आदिवासी समुदाय को नहीं, आदिवासी क्षेत्र को, जो अलीराजपुर है, झाबुआ है, खरगोन है, उसके आगे मंडला है, डिंडोरी है, अनूपपुर है, उस समग्र आदिवासी बेल्ट को मैं मानता हूं, चाहे वो आदिवासी व्यक्ति हो या गैर आदिवासी, यदि उस परिधि के अंतर्गत निवास कर रहा है तो वो सभी उपेक्षित है। और इस उपेक्षा का कारण है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां। लोया जी, मैं आदिवासियों के बहुत करीब हूं, मेरे यहाँ प्रतिक्रिया ले लेते। मेरी भी बेल्ट में यहाँ आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, मऊ विधानसभा में आदिवासी। आप आइए ना, आपके कार्य बता दीजिए और हमारे कार्य गिना देते हैं हम, और झाबुआ चलते हैं, अलीराजपुर चलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या सलूक किया आदिवासियों का, ये आप लोग देख लीजिए आकर। भाई आलोचना करना आसान है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी, अपनी उत्पादकता, अपने बात बताना भी बहुत कठिन होता है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हर्षवर्धन जी, चुनावी मौसम में विभिन्न प्रकार के समुदायों के ऊपर खासा फोकस है राजनीतिक दल, फिर उन समुदायों के अंदर, उन जातियों के अंदर फिर जो समाज हैं उस पर भी बहुत ही माइन्यूटली जो है काम चल रहा है, माइक्रो लेवल पे काम चल रहा है। लेकिन दोनों ही दल आदिवासी समाज के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, और चूंकि चुनावी वर्ष है तो कुछ कानून भी, जैसे पेशा कानून पारित हुआ और सहूलियतें आदिवासी समाज के लिए किसी भी बहाने हों लेकिन आ रही हैं, और निश्चित रूप से वर्षों से ये समुदाय मुख्य धारा से घटा रहा है। ज़रूरत है उन्हें एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की, पारदर्शी सपोर्ट सिस्टम की, जो सिर्फ चुनावी प्रणाली का हिस्सा ना हो। तो जिस प्रकार से दोनों दल वादे करते हैं, आप कहाँ देखते हैं इन वादों को? देखिए, वादों की बात तो ऐसी है कि साहब वादे हैं, वादे क्या, लेकिन नवीन जी एक बात जो समझने वाली है ये है कि पिछले 10 साल आदिवासी वोटर बहुत राजनीतिक और सामाजिक रूप से मुखर हो गया है, और इसकी परिणति हमको जैस के रूप में दिखाई देती है, इसकी परिणति हमको और जो संगठन खड़े हैं उनके रूप में दिखाई देती है। तो आदिवासी वोटर अपने अधिकारों को लेके, अपने हितों को लेके सजग है, और दोनों ही दल इससे जोरे डाल रहे हैं। तो अब ये चुनाव परिणाम बताएगा कि आदिवासी वोटर का दिल किस दल ने जीता। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रदेश की सत्ता में जो भी पार्टी आती है उसके लिए आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करना लाजमी है। मैं आपको पिछले विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं, 2028 का चुनाव, जब मालवा निमाड़ क्षेत्र, जहां आदिवासियों की बड़ी आबादी रहती है, भील रहते हैं, भिलाला आदिवासी रहते हैं, वहां पे कांग्रेस ने जिस तरीके से भाजपा के गढ़ में घुस के सीटें जीती थी, तो कांग्रेस की सत्ता का रास्ता इन्हीं आदिवासी इलाकों से होकर गुजरा था। और अब भाजपा कोशिश कर रही है कि वो अपने इस गढ़ को रीगेन करे, इसमें दोबारा अपने आप को काबिज करे। इसके लिए अलग अलग उसकी संस्थाएं और विचार परिवार के संगठन काम कर रहे हैं लगातार। इधर कांग्रेस भी लगी हुई है। तो आदिवासी विरासत को लेके, आदिवासी वोट बैंक को लेके लड़ाई इस बार बहुत तीखी है, और इसका ताजा उदाहरण ये हमको देखने को मिला कि कांतिलाल भूरिया को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया। एक बड़ा संकेत दिया कांग्रेस ने। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल विश्लेषण बहुत ही वास्तविकता के धरातल पर है कि जो भी है, दोनों दलों वोट बैंक का एक कारण हो सकता है, लेकिन दोनों दलों की प्रायोरिटी लिस्ट में ये समाज है, तो उसका कारण है कि अब ये समाज जो है जागरूक हो रहा है, मुखर हो रहा है, और वो उनकी मुखरता का परिणाम है कि उनका अपना एक सामाजिक संगठन भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो ब्रजगोपाल लोया जी, आपको लगता है कि ये पेशा एक्ट दे के और आदिवासी समाज के लिए ये योजनाएं लागू करके भारतीय जनता पार्टी या उनके जो आदिवासी समाज के जो गौरव हैं उनके नाम पर रेलवे स्टेशन या अन्य जगहों का नामकरण करके आप आदिवासी समाज
का समर्थन हासिल कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति में उनको प्रतिनिधित्व दें ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि योजनाएं होनी चाहिए लेकिन उनकी भागीदारी भी तो होनी चाहिए। नहीं, देखिए, उनकी भागीदारी तो भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित की है कि आजादी के 70 वर्षों के 72 वर्षों के बाद देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनती है। आजादी के 74 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तब मध्य प्रदेश को पहला आदिवासी राज्यपाल मिलता है। वो तो सब भागीदारी नहीं, हम तो सत्ता की चाबी उन्हें देने का काम कर रहे हैं। एक बात और मैं आपसे कहूं, ये मैं स्वीकार करता हूं कि 2018 में कांग्रेस ने जो छल किया था उसने हमारे आदिवासी भाइयों को का वोट लेने का काम किया, परंतु आप देखेंगे कि आदिवासी भाइयों ने उन्हें 4 महीने में ही टटोल कर देख लिया था कि इनके वादे और दावे और काम इनमें कितना फर्क है। क्योंकि 2019 के अप्रैल में आप सारी सीटें हार गए। वही धार, वही झाबुआ, वही अलीराजपुर, मंडला, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बैतूल, एक जगह बता दें जहां आप आदिवासी क्षेत्र में जीते हो, नहीं जीते। 2003 में, 2018 में, 2008 में, 2013 में, 2014 में और 2019 में हम हमेशा आदिवासी क्षेत्र में जीते हैं। और उसका सीधा सा मतलब है कि वो तो हमारे साथ है, केवल आपने कर्ज माफी, बेरोजगारों को 4000 और उसके साथ और बहुत सारे छल उनके साथ किए और उस छल के कारण आप जीत गए, मगर उन्होंने 4 महीने में आपको आजमा कर देख लिया। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो आदिवासी नेतृत्व की बात आप कर रहे थे, उमंग सिंगार जी ने जो कहा है वो केवल इतना नहीं है कि उन्हें नेतृत्व मिलना चाहिए, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस यदि आदिवासी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगी तो ही चुनाव जीतेगी। उसका सीधा सा मतलब है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस नहीं जीतने वाली है। ये उमंग सिंगार जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, आपको मालूम है उमंग सिंगार जी का प्रतिक्रिया ले लेता हूं। क्या कहेंगे लोहिया जी, आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जिनका उदाहरण दे रहे हैं वो तो आपके दोनों बड़े नेताओं पर प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है और समग्र आदिवासी नेतृत्व इस बात को एक स्वर में कहता है इस बात को कि हमारे अगले मुख्यमंत्री के रूप में माननीय कमलनाथ जी का चेहरा है। फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि आदिवासियों की संभावना मध्य प्रदेश में धुमिल नहीं है। आज के बाद, उसके बाद 2023 के बाद के इलेक्शंस और आदिवासी लीडरशिप मजबूत होती जा रही है। उसका मूल कारण यह है कि आपने 2003 के बाद से जो धोखा देना शुरू किया, 2008 में, अब मैं विपरीत बात कर रहा हूं, 2013 में धोखा दिया, तो इसलिए आप 2018 में हारे, पराजित हुए। आदिवासियों ने आपको नकार दिया। आदिवासी सीट्स कांग्रेस को इसलिए ज्यादा आई कि आपने नारे दिए, आपने शिहूपे छोड़े, लेकिन आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। आवासा जी का समर्थन किस पार्टी को ही आप अच्छी तरह जानते हैं और आपने क्या प्रलोभन दिया था और उनके साथ क्या धोखा दिया, ये भी जग जाहिर है। सबसे बड़ी बात है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आदिवासियों को पट्टे देंगे, हम जंगल पर कब्जा देंगे, हम उनको दोहन देंगे। ये बात नहीं भूलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को कि आदिवासी जल, जंगल, जमीन उनका पैतृक अधिकार है, विरासत है उनकी। ये जो विदेशी बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी कह रहे हैं कि विदेशी है, जो मूल तत्व है इस भारत का, द्रविड़ संस्कृति से लेकर आर्यन संस्कृति तक यदि अध्ययन किया जाएगा तो इस देश का मूल है वह आदिवासी है। तो जल, जंगल, जमीन के जो मूल हकदार है वो आदिवासी। आप क्या पट्टा देंगे? प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आपके बाद प्रतिक्रिया ले लेता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। इतना जल, जंगल, जमीन के पैतृक अधिकार और मूल अधिकार अगर आदिवासी समाज के साथ थे तो 70 सालों में बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। इनके पास ये बातें नहीं बचती। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। हर्षवर्धन जी, आपने जैसे कहा कि समाज, चूंकि अब आदिवासी समाज जागृत और मुखर हुआ है, समझने लगा है कि उसकी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं सदन तक पहुंचनी चाहिए, तो एक तो है उनके संवर्धन और उन्नयन के लिए दोनों सियासी दलों की योजनाएं और एक है उनकी सहभागिता। तो योजनाओं की बात सब कर रहे हैं कि उनके लिए ये लाएंगे, ये करेंगे, सहभागिता के बात पर बड़ा सवाल है, क्या कहें? बात बिल्कुल सही है कि आदिवासियों ने लंबे समय तक सत्ता के तंत्र की उपेक्षा झेली है और उनको उनका ड्यू अब तक नहीं मिला है। तो आदिवासी उत्थान का विषय केवल प्रतीकात्मक न रहे, उनको सत्ता में भागीदारी मिले, सीधी भागीदारी मिले और उनकी आवाज को उठाने के लिए उचित मंच मिले, तभी जाके लोकतंत्र का जो एक उत्सव कहलाता है चुनाव सार्थक हो सकेगा।
बिल्कुल सही कहा। आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया ही बहुत बड़ा मैसेज है दोनों दलों के लिए। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूँगा। तो सिर्फ आदिवासी समाज के संवर्धन, उन्नयन और संरक्षण के लिए सामाजिक न्याय की योजनाएं ना हो, बल्कि सामाजिक न्याय का जो मूल सिद्धांत है वो है सहभागिता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। समान अवसर उनको राजनीतिक दल दें, और जो आदिवासी समाज है वो यह बात अब समझने लगा है कि योजनाएं ठीक हैं, लेकिन अगर उनको उनके बीच का कोई व्यक्ति नेतृत्व करेगा तो उनकी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से सत्ता तंत्र के समक्ष रखेगा। तो क्या सत्ता तंत्र इस आदिवासी समाज को अंगीकार करेगा, ये बड़ा सवाल है। और ये उनकी नीयत और उनकी जो कमिटमेंट है, उनका जो वचन है, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो कौन आदिवासी समाज की सहभागिता, संवर्धन और उन्नयन के लिए ज़्यादा बेहतर करेगा, यह इस चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रही है IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।